मेरे पास जो है ना ये सेल फिजियोलॉजी वाला टॉपिक है, इसको आज हमने कवर करना है। ये आप लोगों ने डॉक्टर इंसिया के साथ ऑलरेडी कवर किया हुआ है। अगर कोई किसी तरह की किसी को कोई डिस्टॉर्शन होती है या मसला होता है तो मुझे बताइएगा, फिर मैं उसके अकॉर्डिंगली एडजस्ट करूँगी। अब ये वाले जो लेक्चर्स हैं आपके, ये रिकॉर्डेड लेक्चर्स अवेलेबल हैं यूट्यूब पे भी, और यहाँ पर भी एक मकसद जो है इसका रिवीजन कराना भी है, और जो पॉइंट्स आपने नहीं किए हुए वो भी करवाना है। मैं दरमियान में आप लोगों से, चूँकि आप लोगों ने पहले ये किया हुआ है और सेल वाला बहुत आसान टॉपिक होता है, तो इसके रेलेवेंट मैं आप लोगों से सवाल भी पूछती रहूँगी। आप लोगों ने मुझे साथ साथ बताते रहना है, समझ आ रही है नहीं आ रही है कमेंट्स में बताना है। और बाकी हम जो है ना इसको कवर करते हैं, एक रैपिड रिव्यू आज देने की कोशिश करते हैं। आज से हमारा एक सेशन रफ़ी का स्टार्ट हो रहा है। 16 जुलाई से लेकर 12 अगस्त तक ये हमारा एक रैपिड रिव्यू टाइप सेशन होगा, और इसमें कुछ टॉपिक्स जो रफ़ी के रिमेनिंग है वो हम लोग करेंगे, और उसके बाद बाकी जो टॉपिक्स हैं जो आप लोगों ने नहीं किए हुए वो भी आप एक दफ़ा कर लेंगे, और जो किए हुए हैं उनकी एक गो थ्रू कर लेंगे, तो एक कंप्लीट गो थ्रू हो जाएगा, और उसकी वजह से आप लोगों को आसानी होगी समझ में आने के लिए, और पॉइंट्स जो हैं वो क्लियर होते जाएंगे। आप लोगों ने चूँकि पहले फिजियो भी पढ़ी हुई है, इस वजह से अब हम लोगों ने थोड़ा सा इस तरह से इंटरैक्टिव सेशन करना है, जिसमें मैंने आप लोगों से इवैल्यूएट करना है कि आपको आता है या नहीं आता, और इसी तरह क्लास का मज़ा आता है, एनर्जी हमारी डबल हो जाती है जब आप लोग भी बता रहे हो और साथ साथ हम लोग मिल के इसको करने की कोशिश करें। सबसे पहले ये बात होती है कि हमारी सेल इंजरी होती है। मेरे पास पॉइंट नंबर 28 है, पेज नंबर 12 है, 13th एडिशन है, रेडियंट नोट्स FCPS पर्ल रफ़ीउल्लाह, और हम उसमें 28 पॉइंट में कहते हैं कि सेल इंजरी की 2 टाइप्स होती हैं, रिवर्सिबल सेल इंजरी होती है और इरिवर्सिबल सेल इंजरी होती है। और जो इरिवर्सिबल सेल इंजरी होती है उसमें कार्डियक साइकिल में जो फर्स्ट ऑब्जर्वेबल साइन होता है वो क्या होता है कि साइटोप्लाज्म के अंदर कॉन्ट्रैक्शन बैंड्स बने हुए होते हैं। फिर ये होता है कि हमारे पास सेल इंजरी 2 टाइप्स की होती है, रिवर्सिबल सेल इंजरी होती है और इरिवर्सिबल सेल इंजरी होती है। रिवर्सिबल सेल इंजरी में क्या होता है, सेलुलर स्वेलिंग होती है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की स्वेलिंग होती है, और साथ में माइलिन फिगर्स बनते हैं। जो न्यूक्लियस के फिगर्स होते हैं उनके अंदर क्या होता है, कैरियोलाइसिस, कैरियोरेक्सिस, पिक्नोसिस, नेक्रोसिस, अपोप्टोसिस, एक ऑटोफेगी ऑफ द सेल, यानी कि ये सारी इरिवर्सिबल सेल डेथ है, जिसके अंदर ये फेजेस होंगे इरिवर्सिबल सेल इंजरी के न्यूक्लियस का रप्चर होगा, न्यूक्लियस की फ्रेगमेंटेशन होगी और न्यूक्लियस के अंदर चेंजेस आएंगे। फिर आप लोगों को नेक्रोसिस, अपोप्टोसिस का तो पता ही है कि जो हमारी नेक्रोसिस होती है वो एक्सीडेंटल सेल डेथ होती है और अपोप्टोसिस प्रोग्राम सेल डेथ होती है। तो ये इसके साइंस इन्होंने बताए हुए हैं। इसके अंदर यह है कि मोस्ट रिलायबल साइन ऑफ इरिवर्सिबल सेल इंजरी क्या होता है, ऑटोफेगी ऑफ द सेल। पेशेंट हैज़ MI एंजियोग्राफ वाज डन शोइंग 90% आर्टरी ब्लॉक। तो ये जो MI होता है उसके अंदर क्या होता है, मायोकार्डियल इन्फाक्शन होता है, और मायोकार्डियल इन्फाक्शन में हमारी इरिवर्सिबल सेल इंजरी होती है, और कौन सा साइन वहाँ पर डिपिक्टेड होता है, कैरियोरेक्सिस। फिर irreversible damage to the nucleus known as कैरियोलाइसिस। रिगार्डिंग irreversible सेल इंजरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज, तो इसमें क्या होता है, रप्चर ऑफ द सेल मेम्ब्रेन एंड रिलीज ऑफ द सेलुलर एंजाइम्स होता है। फिर रिगार्डिंग irreversible सेल इंजरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज द मैसिव कैल्शियम इनफ्लक्स। फिर सेंट्रल फैक्टर इन द पैथोजेनेसिस ऑफ इरिवर्सिबल सेल इंजरी इज मेम्ब्रेन डैमेज। ये एक पेट MCQ है पास्ट का, जिसमें वो पूछ रहे होते हैं कि रिवर्सिबल सेल इंजरी का जो मोस्ट सिग्निफिकेंट साइन होता है वो क्या होता है, तो उसके अंदर मेम्ब्रेन डैमेज होता है। जब मेम्ब्रेन ही डैमेज हो जाती है तो सेलुलर कंटेंट्स जो होते हैं वो रिलीज हो जाते होते हैं। फिर अ सेल वॉज बीइंग स्टडीड अंडर माइक्रोस्कोप विच शोड लार्ज माइटोकॉन्ड्रियल डेंसिटीज, इट इंडिकेट्स। तो ये जो माइटोकॉन्ड्रियल डेंसिटीज हमारे पास अपेयर होती हैं, माइलिन फिगर या माइटोटिक फिगर्स जो अपेयर होती हैं, ये किस चीज़ का साइन होता है, रिवर्सिबल सेल डेथ और इरिवर्सिबल सेल इंजरी। ये आप लोगों ने बताना है ताकि मुझे पता भी चले ना कि आप लोग साथ में प्रेजेंट हैं, समझ आ रही है नहीं आ रही। फिर उसके बाद आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द अर्लीस्ट ऑब्जर्वेबल साइन इरिवर्सिबल सेल चेंज इन MI। तो MI में हमारा इरिवर्सिबल सेल चेंज क्या होता है कि कॉन्ट्रैक्शन बैंड्स होते हैं जो साइटोप्लाज्म में बन रहे होते हैं, जो हमारे हार्ट मसल्स के अंदर होता है या कार्डियक मसल्स के अंदर होता है। फिर अर्ली साइंस ऑफ रिवर्सिबल सेल इंजरी। रिवर्सिबल सेल इंजरी के अंदर सबसे पहले हमारी सेल इंजरी होती है या इरिवर्सिबल
जो है ना हमारे क्या होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्वेलिंग होती है, सेलुलर स्वेलिंग होती है। तो एक चीज़ ये है कि जो हमारे हैं रिवर्सिबल सेल इंजरी, उसके अंदर हमारी सिंपल स्वेलिंग होती है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की स्वेलिंग हो गई, सेल की स्वेलिंग हो गई, और इस तरह के चेंजेस होते हैं जो कि रिवर्सिबल होते हैं। और इरिवर्सिबल सेल चेंजेस में क्या होता है, जो मोस्ट सिग्निफिकेंट उसका होता है फैक्टर, उसमें क्या होता है, मेम्ब्रेन डैमेज होता है। और बाकी जो उसके इरिवर्सिबल साइंस होते हैं उसके अंदर जो है ना केरियोरेक्सिस, केरियोलाइसिस, पिक्नोसिस, नेक्रोसिस, एपोप्टोसिस, ये होते हैं। तो इस सारे पॉइंट में इन्होंने रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल सेल इंजरी के साइंस बताए हुए थे। उसमें बताया था कि जो हमारा MI होता है उसके अंदर मोस्ट सिग्निफिकेंट कौन सा होता है कि साइटोप्लाज्म के अंदर कॉन्ट्रैक्शन बैंड्स बने हुए होते हैं। फिर व्हाट इज़ द फर्स्ट साइन ऑफ रिवर्सिबल सेलुलर डैमेज, तो उसमें क्या होता है कि फर्स्ट साइन ये होता है कि बेलूनिंग होती है, स्वेलिंग होती है, हाइड्रोबिक चेंजेस होते हैं जो कि सेकेंडरी टू माइटोकॉन्ड्रियल इंजरी होते हैं। फिर इसके बाद हमारे ये 3 मसल्स होते हैं, स्केलेटल मसल, कार्डियक मसल और स्मूथ मसल्स, इनके दरमियान में डिफरेंस है। तो ये जो है इस तरह से आ रहा होता है कि जो स्केलेटल मसल्स होते हैं ये स्ट्राइएटेड मसल्स होते हैं, कार्डियक मसल्स भी स्ट्राइएटेड होते हैं और स्मूथ मसल्स नॉन स्ट्राइएटेड होते हैं। फिर स्केलेटल जो होते हैं ये वॉलंटरी होते हैं, कार्डियक और स्मूथ मसल्स इनवॉलंटरी होते हैं। स्केलेटल मसल्स के अंदर कोई इंटरकलेटेड डिस्क्स नहीं होती हैं। कार्डियक मसल्स का हाल मार्क होता है कि इनके अंदर हमारी इंटरकलेटेड डिस्क्स जो होती हैं वो प्रेजेंट होती हैं। फिर इसके बाद है कि जो कॉन्ट्रैक्शंस की अगर हम बात करें तो स्केलेटल मसल्स की बहुत रैपिड कॉन्ट्रैक्शंस होती हैं, जबकि जो स्मूथ मसल्स होते हैं ये क्या करते हैं, ये हमारी जो इनर विजरा होती है उनकी लाइनिंग बना रही होती हैं, तो इनकी स्लो सस्टेन टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्शंस होती हैं। जबकि जो कार्डियक मसल्स होते हैं रैपिड कॉन्ट्रैक्शन, तो ये स्पीड ऑफ कॉन्ट्रैक्शन की बेसिस पे इनकी क्लासिफिकेशन थी। उसके बाद फिर हमारे न्यूक्लियाई की बेसिस पे जो स्केलेटल होते हैं मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं, कार्डियक और स्मूथ मसल्स यूनी न्यूक्लिएटेड होते हैं। फिर ये वाला पॉइंट बहुत ज़्यादा इन्होंने पूछा हुआ होता है कि जो है ना हमारे स्मूथ मसल्स, बाकी आप देख रहे होंगे कि स्केलेटल मसल्स के अंदर भी और कार्डियक मसल्स के अंदर दोनों के अंदर कैल्शियम ट्रोपोनिन जो हैं ये बॉन्ड्स बने हुए हैं, जबकि जो हमारे स्मूथ मसल्स हैं इनके अंदर कौन से होते हैं, कैल्शियम कलमोडिलिन कॉम्प्लेक्सेस होते हैं। तो इनका इन्होंने पूछा हुआ होता है। फिर इसके बाद आते हैं टी ट्यूब्यूल्स। तो टी ट्यूब्यूल्स हमारे स्केलेटल और कार्डियक मसल्स दोनों के अंदर प्रेजेंट होते हैं, स्मूथ मसल्स में टी ट्यूब्यूल्स नहीं होते हैं। फिर उसके बाद आता है एक्टिन एंड मायोसिन। तो एक्टिन और मायोसिन मिलकर जो स्ट्रक्चरल यूनिट बना रहे होते हैं वो कौन सा होता है, सार्कोमियर होता है, और वो स्केलेटल मसल्स में भी होता है, कार्डियक मसल्स में भी होता है, और जो स्मूथ मसल्स होते हैं उनके अंदर एक्टिन और मायोसिन जो होते हैं वो सार्कोमियर की फॉर्म में ऑर्गेनाइज नहीं होते हैं, उनकी हैप्पैज़र्ड अपीयरेंस होती है और वो होमोजेनस उनकी अपीयरेंस होती है रादर देन स्ट्राइएटेड। अगर इन सारी करेक्टरिस्टिक्स को हम लोग कंपेयर करें तो जो स्केलेटल मसल्स हैं और स्मूथ मसल्स हैं ये मोर एडवांस टाइप ऑफ मसल्स होते हैं, इनकी कंट्रैक्शंस भी बहुत रैपिड होती हैं, और जो स्मूथ मसल्स हैं इनकी स्लो सस्टेन टाइप ऑफ कंट्रैक्शंस हैं, और ये सिंप्लीफाइड टाइप ऑफ द मसल्स हैं जहाँ पर ऑर्गेनाइजेशंस नहीं हैं इतनी ज़्यादा और कॉन्ट्रैक्शंस इतनी ज़्यादा जो है ना वो रैपिड कॉन्ट्रैक्शंस नहीं हैं। तो पूरी की पूरी, अब आप लोगों ने पहले भी रफ़ीउल्लाह रीड की होगी, अभी भी आप लोग पढ़ रहे होंगे कि इसका एक पैटर्न होता है, मेन इसके अंदर एक पॉइंट होता है, और ये जो टेबल्स होते हैं ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। आप इनमें आइडिया ले लेते हैं और फिर नीचे जो इनके पॉइंट्स दिए हुए होते हैं, प्रैक्टिस MCQs दिए हुए होते हैं, उनके अंदर क्या होता है कि फ़र्दर रेपिटेशन होती है और वो रेपिटेशन से मेमोराइजेशन फ़र्दर हो रही होती है। तो इन्हीं पॉइंट के हवाले से हम देख रहे हैं कि अब हमारे कार्डियक और स्केलेटल मसल्स के दरमियान में स्ट्राइएशन के लिहाज से क्या सिमिलैरिटी है। तो आर द कार्डियक मसल्स हैविंग स्ट्राइएशंस और नॉट, कार्डियक मसल्स में होती हैं स्ट्राइएशंस, और स्ट्राइएशंस कौन से मसल्स होते हैं जिनके अंदर नहीं होती हैं। फिर उसके बाद स्केलेटल और कार्डियक मसल्स के अंदर टी ट्यूब्यूल्स होती हैं। द मेजर डिफरेंस बिटवीन कार्डियक एंड स्मूथ मसल्स इज नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स। इन बेसल स्टेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर द कार्डियक मसल इज फैटी एसिड्स। एक इंपॉर्टेंट और डिफरेंट पॉइंट है, बाकी सारे स्ट्रक्चरल पॉइंट्स हैं, ये मेटाबॉलिक पॉइंट है कि इसके अंदर जो इनकी सोर्स ऑफ एनर्जी होती है रेस्टिंग स्टेट के अंदर कार्डियक मसल्स की, वो फैटी एसिड्स होते हैं। फिर ये वाला पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसका बहुत ज़्यादा MCQ पूछ रहे होते हैं कि कार्डियक मसल्स कैन नॉट बी टेटनाइज्ड। ये टेटनाइज नहीं होते हैं क्योंकि इनका लॉन्ग रिफ्रैक्टरी पीरियड होता है, इनका रेस्टिंग पीरियड इतना ज़्यादा प्रोलॉन्ग होता है कि इन्होंने क्यों फटीग्ड होना है,
या इन्होंने क्यों इस तरह की इनकी स्टेट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन होगी जो विदाउट रिलैक्सेशन होती है। यूजुअली हमारी जब मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन होती है तो उनके अंदर देयर इज़ अ स्टेट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन फॉलोड बाय रिलैक्सेशन, लेकिन कार्डियक मसल्स का बहुत ज़्यादा लॉन्ग रिफ्रैक्टरी पीरियड होता है, इस वजह से इनको टेटनाइज नहीं हो सकते ये। अपॉन स्टिमुलेशन ऑफ स्केलेटल मसल्स कैल्शियम इज इमीडिएटली मेड अवेलेबल फॉर बाइंडिंग प्रोपोनिन सी। स्मूथ मसल्स में कौन से कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, मैंने अभी आप लोगों को बताया है कि स्मूथ मसल्स के अंदर हमारे कॉम्प्लेक्सेस बन रहे होते हैं कैल्शियम, और उसके साथ कौन से वाला होता है जो कॉम्प्लेक्स बन रहा होता है। अपने नेम्स के साथ आया करें, मुझे अच्छा लगता है जब आप लोग रिस्पॉन्ड कर रहे होते हैं, एक्टिवली क्लास में पार्टिसिपेट करते हैं, और उसी से आप लोगों की भी एक्टिव लर्निंग होती है। जब आप पार्टिसिपेट करते हैं यहाँ पे कोई जजमेंट नहीं है, बेशक गलत आंसर्स दें लेकिन एटलीस्ट दें ज़रूर, और जब गलत की करेक्शन होती है ना वो फॉर लाइफ लॉन्ग मेमोरी होती है, वो नहीं भूलती होती। कैल्शियम कॉलमोडिलिन कॉम्प्लेक्सेस होते हैं। एक्सेलेंट डॉक्टर हमाद। फिर उसके बाद हमारे पास आता है सब्सटेंस विच एक्ट एज ऑक्सीजन बाइंडिंग प्रोटीन्स इन द स्केलेटल मसल्स। तो ऑक्सीजन बाइंडिंग प्रोटीन कौन सा है, हमें पता है ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन होता है, और मसल्स के अंदर जो ऑक्सीजन बाइंडिंग प्रोटीन होता है वो मायोग्लोबिन होता है। As compared to skeletal muscle, a feature specific for cardiac muscle is they never get tetanized। ठीक है, कार्डियक मसल्स का ये हाल मार्क है कि वो टेटनाइज नहीं हो सकते हैं, और ये इंपॉर्टेंट MCQ है। रिगार्डिंग skeletal muscle which is correct, skeletal muscles are innervated by somatic nervous system। रिगार्डिंग skeletal muscles they have multiple nuclei, multinucleated होते हैं। रिगार्डिंग skeletal muscle fiber which is appropriate, स्मूथ मसल्स होते हैं यूनिन्यूक्लिएटेड, स्केलेटल होते हैं मल्टीन्यूक्लिएटेड। फिर स्केलेटल मसल्स की कैरेक्टरिस्टिक अपीयरेंस होती है, उसके अंदर क्या होता है कि हमारे पास स्पिंडल शेप्ड उनकी अपीयरेंस होती है, उनकी जो बेली होती है वो फ्लैशी होती है ऑल अलोंग इट्स लेंथ, और स्मूथ मसल्स जो होते हैं वो सस्टेन्ड और स्लो कॉन्ट्रैक्शंस होती हैं उनकी। वेल डन, ये कल मॉडल नहीं है डॉक्टर अनिल एंड डॉक्टर एना, एक्सेलेंट। फिर उसके बाद हमारे पास आते हैं पेरिसाइड्स। पेरिसाइड्स क्या होते हैं, ये सपोर्टिंग सेल्स होते हैं जो स्मूथ मसल्स को सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे होते हैं। रिगार्डिंग मल्टी यूनिट स्मूथ मसल्स, इनके अंदर कौन सी होती हैं, टोनिक कंट्रैक्शंस जो टोन को मेंटेन कर रहे होते हैं। स्लो वेव्स इन स्मॉल इंटेस्टिनल स्मूथ मसल सेल्स आर ऑसिलेटिंग रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल्स। रिगार्डिंग स्मूथ मसल्स इन GIT हैज़ लेयर्स ऑफ सर्कुलर एंड लॉन्गिट्यूडनल मसल। जितनी भी हमारी विजरा की लाइनिंग है वो सारी स्मूथ मसल्स हैं, उन्होंने स्लो सस्टेन कॉन्ट्रैक्शंस को मेंटेन करना है, टोनिक कॉन्ट्रैक्शंस को मेंटेन करना है, और उनके अंदर जो वेव्स होती हैं वो कौन सी होती हैं, देयर टाइप ऑफ ऑसिलेटिंग रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल्स दे पोजेस। फिर ये डायज़ेपैम रिलैक्स्ड स्केलेटल मसल्स बाय एक्टिंग ऑन इंटरनुंशियल न्यूरॉन्स। ये हमारी फार्मा का भी है, और फार्मा और जो सेल फिजियोलॉजी है वो यहाँ पे कोरिलेट हो रही है। डायज़ेपैम का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पूछा हुआ होता है कि वो इंटरनुंशियल न्यूरॉन्स पे एक्ट करता है। फिर ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स वर स्टडिंग डिफरेंस बिटवीन द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन डिफरेंट आर्टरीज ऑफ द बॉडी। दे फाउंड मेजर डिफरेंस बिटवीन, तो ये कहाँ पे होता है, आर्टीरियोल्स और वेनियोल्स के अंदर जो होता है ना, ये प्रेशर सबसे ज़्यादा एविडेंट होता है और सबसे ज़्यादा होता है। रिगार्डिंग जनरल विजरल इफरेंट सप्लाई टू स्मूथ मसल्स एंड ग्लैंड्स, विच ऑर्गन हैज़ 3 लेयर्स ऑफ स्मूथ मसल्स। ये जो फंडस होता है हमारा स्टमक का, इसके अंदर सबसे ज़्यादा मसल लेयर्स होती हैं, 3 होती हैं, सर्कुलर, ओब्लीक और लॉन्गिट्यूडनल। स्केलेटल मसल्स अटैच टू बोन वाया टेंडन। फिर हमारे पास आता है स्ट्राइएटेड मसल्स दैट रिदमिकली मायोजेनिकली कंट्रैक्ट्स इन द सिंक्रोनाइज्ड फैशन इज कार्डियक मसल्स। तो ये कार्डियक मसल का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, ये जो रिदमिक कॉन्ट्रैक्शंस होती हैं। फिर उसके बाद हमारे पास आते हैं द टिश्यूज़ हैविंग द मैक्सिमम आर्टीरियो वीनस ऑक्सीजन कंसनट्रेशन डिफरेंस ड्यूरिंग द रेस्टिंग कंडीशन इज़। तो मैक्सिमम ऑक्सीजन कंसनट्रेशन डिफरेंस जो होते हैं वो हमारे हार्ट के अंदर होते हैं, हमारे कार्डियक मसल्स में होते हैं। मोस्ट लाइकली फीचर ऑफ न्यूक्लियोलाई की कोई लिमिटिंग मेम्ब्रेन नहीं होती है, दे डू नॉट हैव एनी लिमिटिंग मेम्ब्रेन। फिर हमारे पास आ जाता है फर्स्ट ऑब्जर्वेबल साइन, ये सेम रिपीटेड है। अच्छा, 31 पॉइंट है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीस्ट अफेक्टेड बाय ब्लड लॉस। तो स्केलेटल मसल्स आर लीस्ट अफेक्टेड बाय ब्लड लॉस इन एक्सरसाइज। ब्लड फ्लो टू द स्केलेटल मसल इज इंक्रीज्ड इन अ हेल्दी मैन। मेटाबॉलिक रिक्वायरमेंट एक्सीड्स द ब्लड सर्कुलेशन टू डिलीवर ऑक्सीजन इन स्केलेटल मसल्स। ठीक है, जैसे बॉडी की डिमांड इंक्रीज़ करती है और उसी तरह से हमारी ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज़ हो जाती है, तो ये सप्लाई डिमांड एक
बैलेंस होता है। एनर्जी इन एक्सेस ऑफ रेस्टिंग ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द स्केलेटल मसल इज कॉल्ड इनिशियल हीट। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉजेज राइगर मोर्टिस। हाँ जी, ये बड़ा फेमस हमारा मैकेनिज्म होता है बॉडी का, जो रिजिडिटी आफ्टर डेथ होती है, और ये हम लोग हर कोई अपने लेवल पे पढ़ के आया होता है कि यहाँ पे ना क्रॉस ब्रिजेस बने हुए होते हैं और वो सेपरेट नहीं हो पाते। तो मेन इसका रीज़न क्या होता है राइगर मोर्टिस का? उसका सेकंड पॉइंट था 30th का कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन हैज़ हाईएस्ट आर्टीरियो वीनस ऑक्सीजन डिफरेंस। तो जो आर्टीरियोल्स और वेन्यूल्स होते हैं उनके दरमियान जो मैक्सिमम ऑक्सीजन डिफरेंस होता है वो हार्ट में होता है। वेल डन। तो ये डिक्रीज इन एटीपी या डिप्लीशन ऑफ एटीपी, सब अपने आंसर्स टाइप करें। डॉक्टर हमाद एक्सीलेंट, डॉक्टर लारीब एक्सीलेंट, आप लोग सब अपने करें कि जो हमारे पास होती है एटीपी की डेफिशिएंसी होती है, ये हमारे पास कॉज होती है राइगर मोर्टिस का इन स्केलेटल मसल। फिर इसके डायरेक्ट क्वेश्चंस भी आते हैं और इसमें सिनेरियो भी पूछा हुआ होता है। जैसे यहाँ पे सिनेरियो, पेशेंट bleeding after RTA takes 8 hours to reach hospital from periphery. Which of the following will be least affected from ischemia? ये एक इनडायरेक्ट क्वेश्चन है अबव पॉइंट का। इन्होंने पॉइंट पूछा हुआ था कि डिक्रीज इन ब्लड सप्लाई से सबसे लीस्ट इफेक्टेड कौन से होते हैं, तो वो स्केलेटल मसल था। अब ये जो इन्होंने बताया हुआ है कि आरटीए हो गया है और पेशेंट को पेरिफेरी से पहुंचने में बहुत ज़्यादा टाइम लगा, तो कौन से ऐसे मसल टाइप होगी जो कि लीस्ट इफेक्टेड होगी फ्रॉम इस्कीमिया? तो इसका क्या आंसर होगा? स्मूथ मसल्स, स्केलेटल मसल्स और कार्डियक मसल्स। कार्डियक में आपको पता है एमआई डेवलप होने के सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं, स्मूथ मसल्स भी इससे इफेक्ट होते हैं। उसके बाद आता है 20-year-old मैन इज़ इन्वॉल्व इन मोटर व्हीकल एक्सीडेंट विच रिजल्ट्स इन मल्टीपल ब्लंट ट्रॉमाज एंड लेसरेशन टू हिज लोअर एक्सट्रीमिटीज़। द लेफ्ट फेमरल आर्टरी इज लेसरेटेड एंड ही incurs extensive blood loss and remains hypotensive for hours during transport to emergency department. On admission his hematocrit is 12%. Which of the following tissue is most likely to withstand the impact of these events with least damage? तो ये पूरा सिनेरियो है और इस सिनेरियो का कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ लास्ट स्टेटमेंट अगर आप पढ़ेंगे तो वो क्या है कि कौन सा ऐसा टिश्यू है कि जिसके ऊपर लीस्ट डैमेज होता है जब ब्लड सप्लाई रिड्यूस्ड होती है, और जो भी हमारे इस्केमिक इफेक्ट्स होते हैं तो वो हमारे पास कौन से होते हैं? स्केलेटल मसल्स होते हैं। एक्सीलेंट एक्सीलेंट डॉक्टर है ना। मायोसिन हेड फेल्स टू डिटैच ड्यू टू डिक्रीज नंबर ऑफ एटीपी। वेल डन डॉक्टर मासूमा। उसके बाद आता है मेटाबॉलिक रिस्पॉन्स ऑफ स्केलेटल मसल इन ट्रॉमा। ट्रॉमा में क्या होता है भाई? प्रोटियोलाइसिस ज़्यादा हो जाती है, प्रोटीन्स का ब्रेक डाउन ज़्यादा हो जाता है। ये भी एमसीक्यू पेट पास्ट का रिपीटेड है, लास्ट ईयर्स में आया हुआ है कि ड्यूरिंग मेटाबॉलिक क्राइसिस स्केलेटल मसल्स क्या होते हैं, जब हमारी एनर्जी डिप्लीट होती है तो प्रोटीन्स की ब्रेक डाउन होकर एनर्जी रिलीज़ होने लग जाती है। अच्छा, रेस्टिंग स्टेट के अंदर जो हमारे कार्डियक मसल्स होते हैं उनका क्या सोर्स ऑफ एनर्जी होता है? क्या उनकी मेटाबॉलिक डिमांड होती है? कौन सा मेटाबोलाइट होता है जो उनको एनर्जी प्रोवाइड कर रहा होता है? फैटी एसिड्स, ग्लूकोज, प्रोटीन्स, कौन उनको प्रोवाइड करता है एनर्जी? ये तो ट्रॉमा का एक रिस्पॉन्स है ना, प्रोटियोलाइसिस। आप लोगों ने बताना है मुझे, एंड आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। टाइप करने में देर हो सकती है लेकिन बताना सब ने है। कंडीशन एसेंशियल फॉर इनिशिएशन ऑफ कॉन्ट्रैक्शंस इन स्केलेटल मसल्स। स्केलेटल मसल्स के अंदर कंट्रैक्शन उस वक्त स्टार्ट होती है जब स्ट्रेच होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स डिक्रीज इन स्केलेटल मसल्स ड्यूरिंग एक्सरसाइज? तो एक्सरसाइज में आर्टीरियोलर रेजिस्टेंस डिक्रीज करती है। मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ एथेरोस्क्लेरोटिक प्लैग, ये इंपॉर्टेंट है कार्डियो के रेफरेंस से भी, क्योंकि वहाँ पे भी प्लैग्स ही बनते हैं जब थ्रोम्बस जनरेशन होती है। तो इसके अंदर क्या होता है? स्मूथ मसल्स होते हैं, मैट्रिक्स होता है, और मैट्रिक्स में एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स है, और लिपिड्स होते हैं, लिपिड्स में एक्स्ट्रा सेलुलर एंड इंट्रा सेलुलर लिपिड्स होते हैं। बिल्कुल एक्सीलेंट, वेल डन डॉक्टर मिशा, डॉक्टर सबा, डॉक्टर शाहरुख, अमेजिंग। फैटी एसिड्स होते हैं जो कि रेस्टिंग स्टेट में हमारे मेन सोर्स ऑफ एनर्जी होते हैं। द इनिशिएशन ऑफ एन एक्शन पोटेंशियल इन स्केलेटल मसल बाय स्टिमुलेटिंग इट्स मोटर नर्व रिक्वायर्स द रिलीज ऑफ एसिटाइल कोलिन। डार्टस फेशिया जो होता है ये हमारे पास क्या होता है? शीथ होती है स्मूथ मसल की, इज द थिन शीथ ऑफ द स्मूथ मसल। In certain pathological condition, a sudden stretch of the skeletal muscle will result in sustained rhythmic contractions। ठीक है, यूजुअली आपको पता है कि स्मूथ मसल्स की जो कॉन्ट्रैक्शंस होती हैं वो स्लो सस्टेन्ड होती हैं, लेकिन अगर स्मूथ मसल्स के अंदर भी रिदमिक कॉन्ट्रैक्शंस होती हैं,
सडन स्ट्रेच के रिस्पॉन्स में, तो वो जो फिनोमेना होता है उसको हम क्लोनस कहते हैं। फिर 20-year-old फीमेल ब्रॉट टू इमरजेंसी डिपार्टमेंट विद द सिम्टम्स ऑफ एक्साइटेबल नर्वस सिस्टम, शी हैड seizures and peripheral skeletal muscle contractions. On blood investigation her blood calcium level was found to be 6. 8 to 10 हमारा नॉर्मल है ब्लड कैल्शियम, और यहाँ पे 6 है यानी कि लो लेवल है। फिर ब्लड ग्लूकोज लेवल कितना है, 120 है, नॉर्मल है। प्लाज्मा कॉर्टिकल लेवल 15 माइक्रोग्राम्स पर DL। मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस इज, तो यहाँ पे क्या है, एक तो नर्वस सिस्टम की एक्साइटेबिलिटी वाले फीचर्स हैं और दूसरा कैल्शियम की डेफिशिएंसी है। तो ये हमारे पास कौन सी कंडीशन है, टेटनी है, हाइपोकैल्सीमिक टेटनी की वजह से जब भी कैल्शियम के लेवल लो होते हैं तो नर्वस सिस्टम की एक्साइटेबिलिटी होती है। फिर 32 पॉइंट है, ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन विच ऑफ द फॉलोइंग डिक्रीजेस। ठीक है, अब ये स्ट्रक्चरल यूनिट्स हैं हमारे जो मसल्स के हैं, तो उसके अंदर कौन सा होता है कि जो एच जोन होता है और आई बैंड होता है, कॉन्ट्रैक्शंस के दौरान जब शॉर्टनिंग होती है मसल फाइबर्स की, तो ये जो जोन और बैंड होता है, एच जोन एंड आई बैंड, ये हाई हुए हुए होते हैं, ये शॉर्टनड हो जाते हैं। पोर्शन ऑफ मायोफिब्रिल बिटवीन टू सक्सेसिव जी डिस्क, ये बहुत ज़्यादा MCQ पूछ रहा होते हैं ये लोग। एसिटाइलकोलिन, बिल्कुल एसिटाइलकोलिन रिस्पॉन्सिबल होता है कॉन्ट्रैक्शन के लिए, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का कंपोनेंट होता है ये। जो 2 सक्सेसिव जी डिस्क के दरमियान में पोर्शन होता है वो कौन सा होता है, सार्कोमियर होता है। और सार्कोमियर क्या होता है, ये बिल्डिंग ब्लॉक होता है, बेसिक यूनिट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन होता है इन स्केलेटल एज वेल एज कार्डियक मसल सेल्स। फिर उसके बाद आते हैं स्ट्रक्चर ऑफ सार्कोमियर। सार्कोमियर के अंदर थिन फिलामेंट्स होते हैं जो एक्टिन होते हैं, और एक्टिन के अंदर बाइंडिंग साइड्स होती हैं जहाँ पर आके मायोसिन के हेड्स अटैच होते हैं। और यही हमें डॉक्टर मासूमा ने बताया कि जब राइगर मॉर्टिस होता है तो ये जो एक्टिन की बाइंडिंग साइड्स होती हैं यहाँ पे आके मायोसिन के हेड अटैच हुए हुए होते हैं, क्रॉस ब्रिजेस बने हुए होते हैं और उनकी डिटैचमेंट नहीं हो पाती है। तो इस वजह से हमारे पास वो एक रिजिडिटी होती है। और वो क्यों नहीं डिटैचमेंट हो पाती, क्योंकि उनकी डिटैचमेंट के लिए, उनकी सेपरेशन के लिए हमें ATP रिक्वायर्ड होते हैं। बाकी थिक filaments, myosin has head region that can bind to actin filaments and generate force. M line is a thin line in the middle of sarcomere that helps to hold the thick filaments together. A बैंड के अंदर कोई लेंथ के अंदर चेंज नहीं होगा। ये आप लोगों को याद रखना है कि ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन आपका जो H जोन है और जो आई बैंड है इन्होंने शॉर्टन होना है। अब ये सारे पॉइंट रफ़ीउल्लाह के वो वाले हैं जो कि आपके पास्ट के MCQs के अंदर रिपीटेड होते हैं, पर्टिकुलरली कि ये जो हमारा स्ट्रक्चरल बेसिक यूनिट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन कौन सा होता है इन द स्केलेटल एंड कार्डियक मसल्स, और ये जो हमारे पास रीजन होता है बिटवीन 2 सक्सेसिव जी लाइंस, इसको आप क्या कहते हैं। हाँ जी, क्या कहते हैं, मुझे सबके आंसर्स चाहिए इस पर। 19 से 20 लोग हैं इस वक्त मीटिंग में, ठीक है, और आप लोगों के सबके आंसर्स का मैं वेट कर रही हूँ। Each sarcomere of the human skeletal striated muscle is the myofibrillar unit likely between 2 Z discs. उसके बाद फिर हमारे पास आता है सार्कोमियर इज प्रेजेंट बिटवीन जी टू जी डिस्क। ये आपके सारा वही जो मैंने आप लोगों से पूछा उसी की एलैबोरेशन है आगे। स्ट्रक्चर प्रेजेंट बिटवीन 2 जी लाइंस इज सार्कोमियर। पोर्शन ऑफ द मसल दैट डजंट चेंज इन लेंथ ड्यूरिंग मसल कॉन्ट्रैक्शन इज ए बैंड। ए बैंड की लेंथ नहीं चेंज होगी, आपके एज जोन की और आई बैंड की लेंथ चेंज होगी और इनकी लेंथ डिक्रीज करेगी। थिन फिलामेंट कौन सा होता है हमारा और थिक फिलामेंट कौन सा होता है, ये भी आप लोगों ने बताना है। बिल्कुल ये सिंपलेस्ट क्वेश्चंस है, ये तो अभी कोई घूमने फिरने वाली बात ही नहीं है। बिल्कुल ये आप लोगों ने बिल्कुल सही बताया हुआ। बेसिक यूनिट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन हमारे पास सार्कोमियर है और जो रीजन बिटवीन 2 सक्सेसिव जी लाइंस होता है वो भी हमारा सार्कोमियर होता है। अमेजिंग। In full contraction of skeletal muscle, the following change takes place. 2 Z discs touch the edges of myosin filament. Which of the following muscle protein plays an important role in the power stroke of the skeletal muscle? तो इसके अंदर ये जो पावर स्ट्रोक होती है उसके अंदर किसका रोल होता है, मायोसिन का, जो कि हमारे थिक फिलामेंट्स हैं। फिर ये स्केलेटल मसल के कंपोनेंट्स थे सारे स्ट्रक्चरल। अब हम चलते हैं मेम्ब्रेन पोटेंशियल की तरफ। ये उस वक्त होता है जो हमारा मेम्ब्रेन पोटेंशियल है, पहले हमें एनर्जी चाहिए होती है अपनी मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए, कोई स्टिमुलस चाहिए होता है। तो वो जो स्टिमुलस होता है वो हमारे पास कौन सा होता है, एक्शन पोटेंशियल होता है। यूजुअली हमारी जो मेम्ब्रेन होती है सेल की वो रेस्टिंग स्टेज में होती है,
और वो नेगेटिवली चार्ज होती है, और -90 मिली वोल्ट्स उसका चार्ज होता है, और वो सर्टन चार्जेस की जो है ना डिवीजन की वजह से होती है। तो ये जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है ये क्यों होता है? जब पोटेशियम का ई फ्लक्स होता है, पोटेशियम आउटवर्ड मूव कर रहा होता है, फिर जैसे ही हमारे पास कोई स्टिमुलस होता है, कोई नर्व इम्पल्स आती है, तो साथ क्या होता है, सोडियम का इन्फ्लक्स होता है। ये जो मेम्ब्रेन नेगेटिवली चार्ज होती है, जब सोडियम का इन्फ्लक्स होता है तो डीपोलराइज हो जाती है, उसका चार्ज जो होता है वो पॉजिटिव में चेंज हो जाता है, और जब वो एक सर्टन लिमिट तक राइज कर जाता है तो फिर उसके बाद रीपोलराइजेशन होती है, जो कि अगेन पोटेशियम के ई फ्लक्स और आउट फ्लक्स की वजह से होती है। आप लोगों ने एक पीक देखी होगी कि एक्शन पोटेंशियल की एक पीक होती है। फिर अगर ये पोटेशियम चैनल्स ओपन रहें ज़्यादा देर तक तो वो हाइपर पोलराइज हो जाती है, यानी कि नेगेटिव चार्ज बहुत ज़्यादा हो जाता है। और फिर एक हमारे कार्डियक मसल्स का एक करेक्टरिस्टिक फीचर है कि वहाँ पे एक प्लेट्यू ऑफ द एक्शन पोटेंशियल आती है, जो कि किस वजह से होती है, जब हमारे पास एक इक्विलिब्रियम मेंटेन हो जाता है कि हमारे कैल्शियम का इन्फ्लक्स और पोटेशियम का इफ्लक्स हो रहा होता है इक्वल अमाउंट में। और रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल का जब भी आपसे पूछेंगे तो दो चीज़ें हैं, CPSP इज़ ऑलवेज एंड ऑलवेज अबाउट द गेम ऑफ वर्ड्स। ठीक है, आपसे ये पूछेंगे कि अचीव होता है तो किसकी वजह से होता है, अटेन होता है तो किसकी वजह से होता है, मेंटेन होता है तो किसकी वजह से होता है। जैसे ही पोटेशियम सेल से बाहर जाना शुरू होता है पोटेशियम चैनल्स के थ्रू, तो हमारे पास रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल अटेन होना शुरू हो जाता है। फिर वो मेंटेन किसकी वजह से रहता है, सोडियम पोटेशियम ATPase पंप होते हैं। इन दोनों वर्ड्स को देखना है आपने, यही MCQ के अंदर जो स्टेटमेंट चेंज होती है उसके अंदर इसी तरह से वर्ड्स चेंज होते हैं। फिर रिगार्डिंग कैट इलेक्ट्रॉनिक पोटेंशियल, तो ये कौन सा पोटेंशियल होता है, ऑल और नन पोटेंशियल होता है। जो इलेक्ट्रॉनिक पोटेंशियल है या तो होगा या तो नहीं होगा। ठीक है जी, एक्सेलेंट, ये आप लोगों ने बहुत अच्छा बताया हुआ है। एक्टिन हमारा थिन फिलामेंट होता है और मायोसिन हमारा थिक फिलामेंट होता है। डॉक्टर मासूमा, डॉक्टर बख्तावर, डॉक्टर एना, एक्सेलेंट, डॉक्टर उजैर, वेल डन। फिर उसके बाद हमारे पास आता है हाइपर पोलराइजेशन ऑफ न्यूरॉन ड्यू टू इफ्लक्स ऑफ द पोटेशियम। अच्छा, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल इज अटेन्ड बाय, अच्छा बार बार इन्होंने पूछा हुआ होता है डीपोलराइजेशन किसके थ्रू अचीव होती है। सो डीपोलराइजेशन इज अचीव्ड बाय, और एक्शन पोटेंशियल जो होता है उसका जो उसकी अटेनमेंट होती है वो किसके थ्रू होती है, यह आप लोगों ने बताना है अभी मुझे। अबाउट एस्ट्रोसाइड्स एक्शन पोटेंशियल, एस्ट्रोसाइड्स जो होते हैं ये हमारे क्या होते हैं, न्यूरॉन के सपोर्टिंग सेल्स होते हैं, और वहाँ पे जो एक्शन पोटेंशियल होता है वो किस तरह से जनरेट होता है, जब हमारा पोटेशियम सेलुलर पोटेशियम का एक्स्ट्रा सेलुलर इफ्लक्स जो होता है वो ज़्यादा हो जाता होता है। यूजुअली ये ऑपोजिट टू अदर होता है, यूजुअली ये होता है सोडियम के इन्फ्लक्स की वजह से होता है, पोटेशियम के इफ्लक्स की वजह से होता है जो हमारी डीपोलराइजेशन। लेकिन यहाँ पे एक्शन पोटेंशियल किसकी वजह से हो रहा है, पोटेशियम के इफ्लक्स की वजह से और पोटेशियम की इंक्रीज्ड एक्स्ट्रा सेलुलर मूवमेंट की वजह से। फिर उसके बाद बट इट इज़ डिफरेंट इन द ऑर्गन्स ऑफ कॉर्टाई। ऑर्गन्स ऑफ कॉर्टाई क्या होते हैं, ये हमारे इंटरनल ईयर के अंदर सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं, और इनके अंदर जो एक्शन पोटेंशियल होता है ये पोटेशियम के इन्फ्लक्स की वजह से होता है। देखें यूजुअली डीपोलराइजेशन सोडियम के इन्फ्लक्स की वजह से हो रही है, यहाँ पे जो डीपोलराइजेशन है वो किसकी वजह से हो रही है, पोटेशियम के इन्फ्लक्स की वजह से हो रही है। तो इसे इस तरह के जो पॉइंट्स होते हैं ना डिफरेंट उनको अपने बुक पे हाईलाइट कर लिया करें, और इन्होंने भी ब्लू में दिया हुआ है एज अ पर्पस डिफ्रेंशिएट करने के लिए। तो दो चीज़ों को इन जनरल उन्होंने बाकी सारा कुछ एक्शन पोटेंशियल के बारे में बताया हुआ है। एस्ट्रोसाइड्स के बारे में आपको बताया है कि उसके अंदर एक्स्ट्रा सेलुलर पोटेशियम ज़्यादा होती है, और ये जो आपके ऑर्गन्स ऑफ कॉर्टाई हैं इनके अंदर क्या होता है, पोटेशियम का इन्फ्लक्स होता है टू द हेयर सेल्स। हेयर सेल्स इन एयर आर अनयूजुअल दैट यू यूज़ पोटेशियम इन्फ्लक्स फॉर डीपोलराइजेशन रादर देन सोडियम। ये वही पॉइंट इन्होंने रिपीट किया हुआ है। ठीक है, तो ये आप लोगों ने बिल्कुल ठीक बताया कि सोडियम के इन्फ्लक्स की वजह से नॉर्मली हमारे पास डीपोलराइजेशन होती है। और ऑर्गन्स ऑफ कॉर्टाई और एस्ट्रोसाइड्स के क्या मामलात होते हैं ये आप लोगों ने बताना है कि उनके अंदर एक्शन पोटेंशियल किस तरह से अचीव होता है, उनके अंदर डीपोलराइजेशन किस तरह से अचीव होती है, और क्या डिफरेंस होता है उनका नॉर्मल सेल से। ठीक है, यूट्रिकल हेयर डीपोलराइजेशन ड्यू टू पोटेशियम इन्फ्लक्स, ये आपको पता है यूट्रिकल और सेक्यूल्स जो होते हैं ये हमारे इंटरनल ईयर के बैलेंस सेंसिंग ऑर्गन्स होते हैं और बैलेंस को मेंटेन कर रहे होते हैं।
तो यूट्रिकल हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के अंदर जब एक्सेलरेशन होती है उसको डिटेक्ट कर रहा होता है। एक्शन पोटेंशियल इज़ रिड्यूस्ड ड्यू टू हाइपोनेट्रीमिया। अगर हमारी ओवरऑल सोडियम की कंसनट्रेशन बॉडी के अंदर डिक्रीज़ हो गई है, जैसे बर्न पेशेंट्स के अंदर हो जाता है, जैसे वाटर और इलेक्ट्रोलाइट्स लॉसेस के अंदर हो जाता है, जैसे ये जो हमारे डायरिया वाले पेशेंट्स होते हैं उनके अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स लॉस होते हैं, तो उनके अंदर भी हाइपोनेट्रीमिया हो जाता है। तो उनके अंदर क्या होता है कि एक्शन पोटेंशियल हमारा रिड्यूस हो जाता है, उसकी वोल्टेज डिक्रीज हो जाती होती है। फिर लोकल सेल रिस्पॉन्सेज टू एक्शन पोटेंशियल इज इंक्रीज एम्पलीट्यूड विद इंक्रीज स्टिमुलस। एक्साइटेशन ऑफ नर्व ट्रंक इज शोन बाय कंपाउंड पोटेंशियल। पोटेंशियल रिकॉर्डेड आफ्टर स्टिमुलेटिंग नर्व ट्रंक डीपोलराइजेशन इज कंपाउंड पोटेंशियल। ये जब अब उनको समअप किया हुआ है और पूरे एक नर्व ट्रंक का पोटेंशियल है, उसकी नर्व ट्रंक की एक्साइटेशन के लिए जो पोटेंशियल रिक्वायर्ड है वो हमारा कंपाउंड पोटेंशियल है। कंपाउंड के अंदर मल्टीपल एडेड ऑन होते हैं। फिर रिगार्डिंग माइलिनेटेड फाइबर्स, तो माइलिनेटेड फाइबर्स कौन से होते हैं? जिनके ऊपर शीथ होती है और एक्सॉन्स को शीथ ने कवर किया हुआ होता है, माइलिन शीथ ने। तो इनके एक्शन पोटेंशियल कहाँ पे होते हैं? इंटर नोड्स पे होते हैं। ये सैम के बिल्कुल सही बताया हुआ है, एक्सेलेंट। डिपोलराइजेशन बाय पोटेशियम इनफ्लक्स होता है इन ऑर्गन्स ऑफ कोर्टाई। एक्शन पोटेंशियल अटेन्ड बाय नॉर्मल सारे सेल्स के अंदर सोडियम के इनफ्लक्स की वजह से होता है। ऑर्गन्स ऑफ कोर्टाई के अंदर पोटेशियम के इनफ्लक्स की वजह से होता है। एस्ट्रोसाइड्स के अंदर किस तरह से होती है डिपोलराइजेशन। फिर उसके बाद ट्रू रिगार्डिंग एक्शन पोटेंशियल इज सब्सिक्वेंट एक्शन पोटेंशियल कैन समेट। फिर उसके बाद हमारे पास क्या आता है? ड्रग कम्प्लीटली ब्लॉक सोडियम चैनल्स इन नर्व विच ऑफ द फॉलोइंग इफेक्ट ऑन एक्शन पोटेंशियल वुड इट बी एक्सपेक्टेड टू प्रोड्यूस? ब्लॉक द अथरेंस ऑफ एक्शन पोटेंशियल। एक्सेलेंट। इंक्रीज्ड एक्स्ट्रा सेलुलर पोटेशियम कंसनट्रेशन या पोटेशियम इफ्लक्स की वजह से एस्ट्रोसाइड्स में होता है। ये मैं दरमियान में आप लोगों के कमेंट्स भी रीड कर रही हूँ जो आप लोग बता रहे हैं, अमेजिंग। फिर उसके बाद आता है ड्रग completely blocked sodium channels in nerve which of the following effect on action potential would it be expected to produce? तो ये जो हमारे सोडियम चैनल ब्लॉकर्स होते हैं ये क्या करते हैं? ब्लॉक द अकरेंस ऑफ एक्शन पोटेंशियल। इसी के अंदर सोडियम चैनल ब्लॉकर्स के अंदर आ रहे होते हैं ना हमारे जो एनेस्थेटिक्स होते हैं वो इसके अंदर आ रहे होते हैं। व्हेन अ नर्व फाइबर प्लेस्ड इन अ सोडियम फ्री चैनल इज स्टिमुलेटेड। अच्छा, एक चीज़ है सोडियम की डिक्रीज्ड कंसनट्रेशन होना और एक चीज़ है बिल्कुल सोडियम का ना होना। अगर तो सोडियम की डिक्रीज कंसनट्रेशन होती है तो डिक्रीज्ड एक्शन पोटेंशियल होता है या एक्शन पोटेंशियल की वोल्टेज डिक्रीज हो जाती है। और एक चीज़ होती है कि सोडियम बिल्कुल ही अगर नहीं है तो एक्शन पोटेंशियल जनरेट ही नहीं होता है। ठीक है, तो सोडियम फ्री वाटर मीडियम के अंदर एक्शन पोटेंशियल नहीं होगा। फिर उसके बाद a fisherman after burn was brought to ER. Which of the following electrolyte imbalance causes a decreased height and slope of action potential? हाँ जी, ये आप लोगों ने बताना है। ठीक है, इस तरह के थोड़े से इनडायरेक्ट करके सवाल इन्होंने पूछे हुए होते हैं जो आपका पार्ट 1 का पेपर होता है कि उसके अंदर डायरेक्ट ये नहीं पूछ लेंगे कि आपका हाइपोनेट्रीमिया है तो अब आपका एक्शन पोटेंशियल पे क्या इफेक्ट होगा। एक दो सवाल इस तरह के भी होंगे इजी पोर्शन के अंदर, लेकिन आपको सिनेरियो बना के दिया होगा। सपोज एक पेशेंट को डायरिया हो गया और उसके वाटर और इलेक्ट्रोलाइट्स का लॉस था और अब उसकी जो है ना डिक्रीज्ड हाइट एंड स्लोप ऑफ एक्शन पोटेंशियल है, तो उसका कौन सा इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस है या क्या उसका अब जो है ना इफेक्ट है जो आपको नज़र आ रहा है जिसकी वजह से एक्शन पोटेंशियल पे उसका इफेक्ट है। जी, ये आप लोगों ने आंसर देना है। फिर उसके बाद आता है हाइपोकलीमिया। हाइपोकलीमिया इन न्यूरॉन्स कॉजेज हाइपरपोलराइजेशन। हाइपर एक्साइटेबिलिटी ऑफ द नर्व अकर्स इफ डिक्रीज एक्स्ट्रा सेलुलर कैल्शियम आयन। नर्व स्टिमुलेशन इज मोर डिफिकल्ट टू क्रिएट एन एक्शन पोटेंशियल इन विच कंडीशन? हाइपोकलीमिया। डिक्रीज हाइट ऑफ द एक्शन पोटेंशियल अकर्स इन द हाइपोनेट्रीमिया। फिर उसके बाद जी हमारे पास क्या होता है कि ये अब डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स के और आयंस के इफ़ेक्ट हैं एक्शन पोटेंशियल के ऊपर कि अगर आपकी पोटेशियम की कंसंट्रेशन डिक्रीज़ हो जाती है तो उसका क्या मतलब है कि आपकी पोटेशियम एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के अंदर ज़्यादा है तो उसका क्या मतलब है? आपकी हाइपरपोलराइजेशन होगी। कैल्शियम का ऑपोजिट इफेक्ट होता है, अगर कैल्शियम कम होगी तो हाइपर एक्साइटेबिलिटी होगी, एक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होगा। अगर कैल्शियम कम होगी तो हाइपर एक्साइटेबिलिटी होगी। उसके बाद जो है हाइपोनेट्रीमिया, उसका आपको पता है कि एक्शन पोटेंशियल को जनरेट करना उसकी वजह से डिफ़िकल्ट होगा।
ठीक है जी, ये समझ आ रही हैं चीज़ें कि किस किस का क्या इफ़ेक्ट है। ये थोड़ी सी इन्होंने सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, इन सारों के इफ़ेक्ट्स को इंटेग्रेट किया हुआ है। सोडियम कम होता है, एक्शन पोटेंशियल को जनरेट करना कम होता है, एक्शन पोटेंशियल की हाइट कम होती है। एक्सेलेंट, जैसे ये डॉक्टर एना भी हमें बता रही हैं और डॉक्टर सबीहा, समेशन ऑफ रेस्टिंग ऑफ एक्शन पोटेंशियल। हाँ जी। हाइपोकैल्सीमिया जब होता है तो हाइपर एक्साइटेबिलिटी होती है। हाइपरकैलीमिया जब होता है तो भी बिल्कुल, हाइपोकैल्सीमिया और हाइपरकैल्सीमिया ये दोनों के सेम इफ़ेक्ट हैं, कैल्शियम और पोटेशियम के ऑपोजिट इफ़ेक्ट होते हैं। ठीक है जी, जो हाइपोकैल्सीमिया है और जो हाइपरकैलीमिया है, इन दोनों के अंदर हाइपर एक्साइटेबिलिटी होती है न्यूरॉन्स की। और हाइपोकैलीमिया के अंदर क्या होता है, उसके अंदर हाइपर पोलराइजेशन होती है। फिर उसके बाद हमारे पास मज़ीद आता है एक्शन पोटेंशियल स्लो डीपोलराइजेशन ऐसे नोड इज़ कॉज्ड बाय। तो ये ना डिफरेंट हमारे कार्डियक मसल्स के एक्शन पोटेंशियल भी डिफरेंट होते हैं, हमारे बाकी सेल्स के एक्शन पोटेंशियल भी डिफरेंट होते हैं, और हमारे ये जो ऐसे नोड है इसका भी एक्शन पोटेंशियल डिफरेंट होता है। तो इसके अंदर जो स्लो डीपोलराइजेशन होती है वो सोडियम के इन्फ्लक्स की वजह से होती है। अब इसके अंदर फेजेस होते हैं, फेज़ 0, 1, 2, 3। इसमें जो फेज़ 0 होता है वो बिल्कुल रिजेंबल करता है वो जो बिल्कुल अप स्ट्रीक कर्व होती है, उसमें क्या होता है कि वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स ओपन होते हैं। फेज़ 1 के अंदर क्या होता है, इसके अंदर इनिशियल रिपोलराइजेशन होती है, जब वो अपनी जो है ना बेस लाइन की तरफ वापस आ रहा होता है, इनएक्टिवेशन होती है ऑफ वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स एंड वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल्स बिगिन टू ओपन। तो इनिशियल रिपोलराइजेशन होती है। जो फेज़ 2 होता है वो प्लेट्यू ऑफ एक्शन पोटेंशियल होता है, जहाँ पे कैल्शियम का इन्फ्लक्स होता है। और फेज़ 3 में रैपिड रिपोलराइजेशन होती है। अगर मेरी स्पीड ज़्यादा हो रही है आपने मुझे बताना है, अगर कोई चीज़ आप लोगों को समझ नहीं आती है आप लोगों ने मुझे वहीं पर रोक देना है। ठीक है जी। एक्शन पोटेंशियल साइकिल जो है ये हमारा डिफरेंट होता है, पेस मेकर्स में डिफरेंट होता है, वेंट्रिकल्स और एट्रिया में डिफरेंट होता है। और ये जो इसका फेज़ 4 है वो कौन से वाला, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है। तो फेज़ 0, 1, 2, 3, 4 होता है हमारे पास, उसमें आप लोगों ने ये कर्व से याद रखना है। ठीक है जी, मैं आप लोगों के कवर करने की कोशिश कर रही हूँ, पॉइंट मैं रिपीट कर देती हूँ। फेज़ 0 जो है ये वो पॉइंट है जो हमारी डीपोलराइजेशन का फेज़ है ऐसे नोड के एक्शन पोटेंशियल के अंदर। और किसमें, एक्शन पोटेंशियल इन द वेंट्रिकल्स, एट्रिया एंड परकंजी सिस्टम। इसमें क्या है, फेज़ 0 वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल ओपन होते हैं, फेज़ 1 में इनिशियल रिपोलराइजेशन होती है, फेज़ 2 में प्लेट्यू फेज़ आता है, फेज़ 3 में रैपिड रिपोलराइजेशन वाला फेज़ है। बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर मासूमा मुझे सेकंड कर रही हैं। फिर उसके बाद पेस मेकर एक्शन पोटेंशियल में अपस्ट्रोक फेज़ 0 वाला है, फेज़ 1 एंड 2 एब्सेंट है, फेज़ 3 रिपोलराइजेशन है जिसमें इनएक्टिवेशन ऑफ कैल्शियम चैनल्स एंड इंक्रीज्ड एक्टिवेशन ऑफ द पोटेशियम चैनल्स एंड इंक्रीज पोटेशियम इफ्लक्स। और फेज़ 0 जो है ये स्लो डिपोलराइजेशन वाला फेज़ है, इसमें क्या होता है, काउंट्स फॉर द पेस मेकर एक्टिविटी ऑफ एस ए नोड। ठीक है। उसके बाद भी हम ये देख रहे हैं रिगार्डिंग प्लेट्यू फेज़। आप लोगों से बस ये इतनी डिटेल में नहीं पूछेंगे कि फ़ेज़ 0 में क्या हो रहा होता है, फ़ेज़ 1 में क्या हो रहा होता है। आपसे ज़्यादातर पूछेंगे डिपोलराइजेशन किसकी वजह से होती है, हाइपर पोलराइजेशन में कौन सा क्या चेंज हो रहा होता है। ज़्यादा कार्डियक मसल्स के हवाले से जो इन्होंने पूछा हुआ होता है वो ये होता है कि प्लेट्यू फेज़ जो होता है उसके अंदर क्या हो रहा होता है कार्डियक मसल में। तो उसमें आप लोगों को ये याद होना चाहिए कि एक ना इक्विलिब्रियम अटेन हो जाता है बिटवीन द कैल्शियम इनफ्लक्स एंड पोटेशियम इफ्लक्स। फिर उसके बाद आता है हमारे पास प्लेट्यू ऑफ एक्शन पोटेंशियल, वही दोबारा चीज़ें रिपीट हो रही हैं। फिर डीपोलराइजेशन इन द एक्शन पोटेंशियल ऑफ वेंट्रिकुलर मसल, जो मैंने आपको बताए थे एस्ट्रोसाइट्स और ऑर्गन ऑफ कोर्टाई, वो दो एक्सेप्शन है। उसके अलावा जो भी कोई आपके पास मसल आता है, चाहे वेंट्रिकुलर मसल है, चाहे एसए नोड है, चाहे कोई भी कार्डियक मसल है, जहाँ पे भी डीपोलराइजेशन का पूछा हुआ होगा तो वो किसकी वजह से होगा, सोडियम के इन्फ्लक्स की वजह से होगा। रीपोलराइजेशन होगी तो वो किसकी वजह से होगी, ये आप लोगों ने बताना है। रीपोलराइजेशन और हाइपर पोलराइजेशन के अंदर क्या डिफरेंस होता है ये आप लोगों ने बताना है। फिर उसके बाद हमारे पास आते हैं हार्ट वेंट्रिकल्स डिक्रीज्ड अपस्ट्रोक। तो इनका अपस्ट्रोक कम क्यों होता है, क्योंकि इनके अंदर प्रोलॉन्ग सोडियम चैनल ओपनिंग होती है। कार्डियक मसल्स वाई दे कैन बी टेटनाइज्ड, ये आप लोगों को पता है, इनका लॉन्ग रिफ्रैक्टरी पीरियड होता है। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द मोस्ट प्रोमिनेंट प्री पोटेंशियल एस ए नोड।
व्हाट साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर कनेक्ट्स द एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स टू इंट्रा सेलुलर मैट्रिक्स? हाँ जी, मुझे बताया नहीं आप लोगों ने कि पोलराइजेशन और हाइपर पोलराइजेशन में क्या डिफरेंस है और किस किस आयन चेंज की वजह से हो रही होती है। डॉक्टर हमार, डॉक्टर मासूमा के अलावा भी है कोई बंदा क्लास में? डॉक्टर सबीहा जी, रीपोलराइजेशन पोटेशियम इफ्लक्स की वजह से होती है, एक्सेलेंट। और हाइपर पोलराइजेशन, फिर हमारे ना डिफरेंट सपोर्टिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं जो साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर हैं, और वो हमारे एक्स्ट्रा सेलुलर और इंट्रा सेलुलर मैट्रिक्स को कनेक्ट कर रहे होते हैं। उसमें सबसे पहले हमारे पास इंटरमीडिएट फिलामेंट होता है जो एक्स्ट्रा सेलुलर को इंट्रा सेलुलर के साथ कनेक्ट कर रहा होता है। फिर साइटोस्केलेटल टू एक्स्ट्रा सेलुलर कौन से वाला होता है? इंटेग्रिन होता है। एक्स्ट्रा सेलुलर टू इंट्रा सेलुलर कौन सा होता है? इंटरमीडिएट फिलामेंट होता है। एक्स्ट्रा सेलुलर टू इंट्रा सेलुलर मैट्रिक्स इंटेग्रिन। सेल टू सेल एडहीजन किसके थ्रू होती है? ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ एडहीजन प्रोटीन्स होती हैं, कैडहेरिन होते हैं, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं इन द केसेस ऑफ द मेटास्टेसिस, इनकी म्यूटेशन हो जाती है ई कैडहेरिन की। फिर फर्म एडहीजन किसकी वजह से होती है? इसमें LFA1 इज़ ग्रेटर देन इंटेग्रिन होता है, जो ल्यूकोसाइट एंटीजन होता है ना, वो होता है हमारे पास LFA1। फिर उसके बाद आती है ट्रांजिएंट एडहीजन। ट्रांजिएंट एडहीजन में सेलेक्टेंस होते हैं, यानी अभी वो सेलेक्ट कर रहे होते हैं कि हमें एडहियर होना भी चाहिए कि नहीं होना चाहिए, इस तरह से याद रख लें। और जो फर्म एडहीजन होती है LFA के अंदर जो F है ना, उसको याद रख लें फर्म के लिए, ठीक है। बाकी सेल टू सेल एडहीजन में कैडहेरिन को आपने मेटास्टेसिस के हवाले से याद रख लेना है। तो ये इस तरह से हमारे पास कंपोनेंट्स होते हैं जो कि आ रहे होते हैं। अब ट्यूमर का स्प्रेड किस तरह से होता है और मेटास्टेसिस किस तरह से होती है, ये बताइएगा मुझे। कौन सा प्रोटीन होता है जिसकी म्यूटेशन होती है? इंटेग्रिन होता है, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स होते हैं, ई कैडहेरिन होता है, या सेलेक्टेंस होते हैं? कौन से हमारे कंपोनेंट होते हैं सेलुलर मैट्रिक्स के साइटोस्केलेटल कंपोनेंट जिनकी वजह से, जिनके लॉस की वजह से ट्यूमर का स्प्रेड होता है, मेटास्टेसिस होती है? ई कैडहेरिन, एक्सीलेंट। सेल टू सेल एडहीजन ई कैडहेरिन। फर्म एडहीजन किसकी वजह से होती है? ये जो हमारे वाइट ब्लड सेल्स होते हैं, वो जो एंडोथेलियम के साथ एडहियर करते हैं, वो किसकी वजह से करते हैं? फर्म एडहीजन के अंदर किसका रोल होता है? डॉक्टर मिश्रा, एक्सीलेंट। कैडहेरिन, सैम के एडहेरिन, कैडहेरिन, एक्सीलेंट। जो हमारे पास होती है ना, ये क्वेश्चन पूछा था डॉक्टर हमाद ने कि जो पोलराइजेशन होती है वो पोटेशियम के इफ्लक्स की वजह से होती है, और हाइपर पोलराइजेशन कब होती है? जब ये पोटेशियम चैनल्स जो होते हैं ये ओपन ही रहते हैं और वो जो चार्ज होता है वो स्ट्रांगली पॉजिटिव हो जाता होता है, तो वो एक डाउन कर्व होती है हमारे पास हाइपर पोलराइजेशन की। बिल्कुल, LFA इज़ ग्रेटर देन इंटेग्रिन। अगर आपके पास क्वेश्चन के अंदर दोनों ऑप्शंस होंगे तो LFA1 को आप लोग प्रेफर करेंगे देन द इंटेग्रिन्स। और ट्रांजिएंट एडहीजन के लिए कौन से होते हैं? जब अभी वो सोचों में पड़े हुए होते हैं एडहियर करना भी है कि नहीं करना, थोड़ा सा एडहियर करते हैं फिर उतर जाते हैं, वो सेलेक्टेंस होते हैं जब अभी वो सेलेक्ट कर रहे होते हैं। फिर मैकेनिज्म ऑफ ट्यूमर मेटास्टेसिस, ये आपकी ऑनको के हवाले से बड़ा इंपॉर्टेंट है। ट्यूमर की मेटास्टेसिस के अंदर आपकी डाउन रेगुलेशन, डिस्ट्रक्शन, डीजनरेशन, लॉस ऑफ ई कैडहेरिन होता है। हार्ट एज अ सिंसेशियम एक्ट करता है, और एज अ सिंसेशियम क्यों एक्ट करता है? गैप जंक्शंस की वजह से। फिर उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प्स इन द ट्रांसमिशन ऑफ द रैपिड एक्शन पोटेंशियल बिटवीन सेल्स। अब ये एक सेल से दूसरे सेल्स तक जो एक्शन पोटेंशियल की ट्रांसमिशन होती है ये किसके थ्रू होते हैं? डिफरेंट जंक्शंस और डिफरेंट कनेक्शंस होते हैं डिफरेंट सेल्स के, जैसे टाइट जंक्शंस होते हैं, उसी तरह से गैप जंक्शंस होते हैं। डेस्मोसोम्स जो होते हैं उनके अंदर क्या होते हैं? साइटोकैरेटिन, कैडहेरिन और इंटरमीडिएट फिलामेंट्स जो होते हैं वो आ रहे होते हैं डेस्मोसोम्स में। साइटोकैरेटिन, कैडहेरिन्स एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट। विच स्ट्रक्चर कनेक्ट्स द टू एपिथेलियल, जो हमारे एपिथेलियल सेल्स होते हैं उनके दरमियान में टाइट जंक्शंस होते हैं। जो हमारे होते हैं जब हमारे पास ट्रांसमिशन होनी होती है डिफरेंट इन्फॉर्मेशन की। अब देखें हर सेल का डिफरेंट फंक्शन है। कुछ ऐसे सेल्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ बहुत स्ट्रांगली कनेक्टेड होते हैं और उन्होंने एज अ बैरियर एक्ट करना होता है। जैसे हमारी स्किन और हमारी म्यूकस मेम्ब्रेन होती है तो ये हमारे सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बैरियर होते हैं, फर्स्ट लाइन प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे होते हैं। यहाँ पे सेल्स एक दूसरे के साथ बिल्कुल जुड़े हुए होते हैं, यहाँ पे टाइट जंक्शंस प्रेजेंट होते हैं।
फिर कुछ जो जंक्शंस होते हैं वो लूज़ होते हैं, जहाँ पे हमने ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन को फैसिलिटेट करना होता है, जैसे कि मसल सेल्स जो एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, तो वहाँ पे हमने देखना होता है कि एक्शन पोटेंशियल एक सेल से दूसरे सेल तक ट्रैवल करे। तो वहाँ पे जो हमारे जंक्शंस होते हैं वो कौन से होते हैं? गैप जंक्शंस होते हैं। इवन कार्डियक मसल्स में भी गैप जंक्शंस होते हैं, तभी पूरा जो कार्डियक मसल होता है वो एज ए सिंक्सिशियम एक्ट करता है। ये कार्डियक मसल की कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जैसा कि कार्डियक मसल की जो रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन है उसका जो एज अ गैप जंक्शन एक्ट करना है, उसका जो एज अ सिंक्सिशियम एक्ट करना है, और उसका टेटनाइज ना होना, ये उसकी सारों में से डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। फिर एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स एंड साइटोस्केलेटन कम्युनिकेट्स अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग, तो ये इंटेग्रन होता है। सबसे ज़्यादा जो स्ट्रॉन्गेस्ट है ना डॉक्टर एना, वो LFA1 है, और उससे ज़्यादा उसके बाद फिर आपके पास इंटेग्रन आएगा। फिर उसके बाद जो है हमारे पास स्मॉल सिल्वर piece stuck in wood becomes embedded in the finger of a 25-year-old man. He doesn't remove it, and over the next 3 days the area around the silver becomes red, swollen and tender. Neutrophils migrate into the injured tissue. Expression of which of the following substances on the endothelial cells is most instrumental in promoting this inflammatory reaction? तो ये जो किसी साइड के ऊपर माइग्रेट करके हमारे इन्फ्लेमेटरी सेल्स जाते हैं, न्यूट्रोफिल्स जाते हैं, और वहाँ पे जाके एंडोथीलियम के साथ एडहियर हो जाते हैं, तो ये जो उनकी एडहियन होती है ये किसके थ्रू होती है? जहाँ पे सिर्फ अभी ट्रांजिएंट अटैचमेंट होती है, ठीक है, तो वो जो प्रोसेस होता है वो ई सेलेक्टेंस के थ्रू होता है, ठीक है। ट्रांजिएंट एडहियन ऑफ द वाइट ब्लड सेल्स टू एंडोथीलियम इज फैसिलिटेटेड बाय ई सेलेक्टेंट। जब स्ट्रॉन्गेस्ट एडहियन की बात आएगी और जब ये आएगा कि जो है ना वो फर्मली एडहियर हुए हैं, तब LFA1 आएगा। ल्यूकोसाइट फैक्टर जो है ना ये होता है, ल्यूकोसाइट इंटेग्रन होता है ये हमारे पास। फिर a child with multiple infections was diagnosed with a rare genetic diagnosis where leukocyte adherent to endothelial cells is deficient. The likely deficiency is due to which of the following? तो ये LFA1 की deficiency है। circulating leukocytes initially tether via selectins to endothelium. They firmly adhere to endothelium via beta-1 and beta-2 integrins. Upregulate leukocyte integrins LFA1 and MAC1, and both of them can bind to endothelium ICAM1. तो ये पूरा उन्होंने एक प्रोसेस बताया हुआ है। ये माइक्रो का वो जो रॉबिन्स होती थी ना, उसके अंदर इस तरह की माइनर डिटेल्स इन्होंने बताई हुई होती थी। तो उसके अंदर ये होता है कि हमारे पास पहले सेल्स होते हैं, वो जाते हैं, पहले वो ट्रांजिएंटली एडहियर करते हैं सेलेक्टेंस के थ्रू, फिर वो फर्मली एडहियर करते हैं beta-1 beta-2 इंटेग्रेंस के थ्रू, फिर उनके बाद जो है ना फर्दर उनके अंदर और मॉलिक्यूल्स का रोल आता है। LFA1 ये सारे क्या हैं? ये सारे साइटोकिन्स हैं, सेलुलर रिलीज सब्सटेंसेस हैं, ठीक है जी। उसके बाद फिर हमारे पास आता है ग्लूकोज की ट्रांसपोर्ट। तो ये ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म का मैं आपको हल्का सा ओवरव्यू दे देती हूँ। एक्टिव ट्रांसपोर्ट वो होते हैं जिन्हें अपनी ट्रांसपोर्टेशन के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है, अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होते हैं और कैरियर्स की मदद से होते हैं। पैसिव ट्रांसपोर्ट वो होती है जिसमें एनर्जी की यूटिलाइजेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती, डाउन द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होते हैं। इसमें डिफरेंट प्रोसेसेस आ जाते हैं, सिंपल डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस। सिंपल डिफ्यूजन में जो है ना सिंपली ट्रांसपोर्टेशन होती है, जैसे हमारी डिफरेंट लिपिड सॉल्युबल गैसेस हैं, ये जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड होती है, इनकी जो ट्रांसपोर्टेशन होती है अक्रॉस द एल्व्यूलाई, ये सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू होती है। इसके अंदर कोई कैरियर मेडिएटेड नहीं होती है। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में क्या होता है? ऐसे जैसे हम नॉर्मल चल के जा रहे हैं और पीछे से हमें कोई धक्का लगाना शुरू कर दे, तो ये कैरियर मेडिएटेड होती है, और ये सिंपल डिफ्यूजन से फास्ट होती ये भी डाउन हिल है, लेकिन इसमें कैरियर आ जाते हैं, उनका रोल होता है। और ऑस्मोसिस में क्या होता है? ये सिर्फ वाटर मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट होती है अगेंस्ट जो है ना लो कंसंट्रेशन, लो सल्यूट कंसंट्रेशन से, यानी वाटर की हाई कंसंट्रेशन से वाटर की लो कंसंट्रेशन की तरफ, और ये अक्रॉस द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है। फिर हमारे पास डिफ्यूजन के अंदर भी ट्रांसपोर्ट के अंदर भी कुछ सिंपल ट्रांसपोर्ट होती है, कुछ बल्क ट्रांसपोर्ट होती है। तो सिंपल ट्रांसपोर्ट जो होती है वो डिफ्यूजन के थ्रू होती है, और जो बल्क ट्रांसपोर्ट होती है उसके अंदर एंडोसाइटोसिस होती है, और एंडोसाइटोसिस की भी आगे से टाइप्स होती हैं, फेगोसाइटोसिस, पिनोसाइटोसिस वगैरह। तो इसमें ऐसे मॉलिक्यूल्स जो लेस देन 100 DA होते हैं, इनका यूनिट है इनके वेट का, मॉलिक्यूलर मास का, तो वो जो लेस देन 100 DA होते हैं वो डिफ्यूजन के थ्रू, और जो मोर देन 100 DA हैं वो फेगोसाइटोसिस और पिनोसाइटोसिस के थ्रू होते हैं।
फेगो में जाएंगे सॉलिड, पिनो में जाएंगे लिक्विड्स, ठीक है। फिर जो हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन होती है डिफरेंट सब्सटेंसेस की, ये जो हमारी किडनी में होती है ट्रांसपोर्ट, और हमारी ये जो होती है ना गट जो होती है उसके अंदर जो ग्लूकोज की ट्रांसपोर्ट होती है वो सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट होती है। ये जो हमारे पास फ्रुक्टोज की ट्रांसपोर्ट होती है वो कौन सी होती है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के थ्रू होती है। इसी तरह इन्होंने पूछा हुआ होता है कि जो ट्रांसपोर्टेशन ग्लूकोज की होती है अक्रॉस द प्लेसेंटा, वो भी हमारे पास फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के थ्रू होती है। और यहाँ पे ये होता है कि जो लार्जर कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको सिंपलर सब्सटेंसेस के अंदर बेकअप होना रिक्वायर्ड होता है, जैसा कि सुक्रोज क्या है, हमारा डाइसेक्राइड है। तो इसको ट्रांसपोर्ट और एब्जॉर्ब होने से पहले इसकी फर्दर सिंपलर सब्सटेंसेस के अंदर जो ब्रेक डाउन होती है वो रिक्वायर्ड होती है। मैं जल्दी जल्दी आप लोगों के पॉइंट्स कवर कर रही हूँ ताकि ये हमारा जो है ना एंड अप हो जाए, बस थोड़ा सा ही रह गया 10 मिनट, ठीक है। थैंक्स फॉर योर पेशेंट लिसनिंग, आप लोग अभी तक जुड़े हुए हैं, सुन रहे हैं, और कोई मसला होता है मुझे बताइएगा। वाटर एंटर्स द सेल्स बाय विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस, ये हमारे पोर्स के थ्रू होते हैं। अच्छा, अभी मैंने आप लोगों को बताया था कि जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की ट्रांसपोर्ट होती है थ्रू द एल्वुलाई, ये किसके थ्रू होती है, ये दोनों लिपिड सॉल्युबल गैसेज है ना, दोनों डाउन द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ही होते हैं, लेकिन जो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन होती है वो कैरियर मेडिएटेड होती है। वहाँ पे हमारे पास जो है ना कैरियर्स की इन्वॉल्वमेंट होती है, जबकि सिंपल डिफ्यूजन के अंदर कोई कैरियर्स इन्वॉल्व नहीं होते हैं। जी मुझे बताइएगा कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की जो ट्रांसपोर्ट होती है अक्रॉस द ये जो थ्रू द एल्वुलाई होती है वो किसके थ्रू होती है, और फ्रॉम एल्वुलाई टू पल्मोनरी कैपिलरीज जो होती है। फिर ये जो फर्स्ट स्टेप होता है इन द CSF फॉर्मेशन, ये भी पूछा हुआ होता है। CSF की जो फॉर्मेशन होती है इसके अंदर जो पहला स्टेप होता है वो कौन से वाला होता है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन ऑफ सोडियम होता है, ठीक है। सिंपल डिफ्यूजन होती है, वेल डन। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की जो ट्रांसपोर्ट होती है ये सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू होती है। और इनको डिज़ोल्व होने के लिए और इनकी जो ट्रांसपोर्टेशन होती है उसके लिए हमें प्रेशर ग्रेडियंट रिक्वायर्ड होता है। ये फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर जो होती हैं वो ट्रैवल करती हैं, और एक्टिव ट्रांसपोर्ट के लिए हमें कोई ना कोई पंप रिक्वायर होता है। जैसे एक मोस्ट फेमस एग्जांपल अभी हम पढ़ के आए हैं, सोडियम पोटेशियम ATPase पंप। फिर उसके बाद ये जो कोरॉइड प्लेक्सेस होता है यहाँ पर एक्टिव ट्रांसपोर्ट होती है सोडियम आयंस की। अभी मैंने आपको बताया कि जो ग्लूकोज की ट्रांसपोर्टेशन होती है ये जो होती है PCT होती है उसके थ्रू, और ये जो हमारे पास ट्रांसपोर्ट होती है ग्लूकोज की अक्रॉस द गट, इसमें कौन सा प्रोसेस होता है, प्राइमरी, सेकेंडरी और सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, सिंपल डिफ्यूजन और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन किसके थ्रू हो रही होती है, ये जो ग्लूकोज की ट्रांसपोर्ट होती है। आप लोगों ने सुना हुआ होगा कि सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्टर्स होते हैं उनके थ्रू हो रही होती है। ये जो हमारे पास ग्लूकोज की ट्रांसपोर्ट होती है प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के थ्रू किडनी में, और ये जो हमारी गट में ग्लूकोज की ट्रांसपोर्ट होती है, ये कौन सा ट्रांसपोर्ट मैकेनिज़्म होता है जिसके थ्रू ये हो रही होती है, प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट होती है, सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट होती है, सिंपल डिफ्यूजन होती है, या फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन होती है। क्योंकि ये हो रही होती है, एक हिंट आप लोगों के लिए है कि सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्टर्स के थ्रू ये हो रही होती है। फिर वाटर जब सेल में एंटर होता है तो पोर्स के थ्रू एंटर होता है अक्रॉस द मेम्ब्रेन, और वाटर फ्रॉम प्लाज्मा टू इंटरस्टिशियल फ्लूइड जब जाता है तो फिल्ट्रेशन के प्रोसेस के थ्रू जाता है। जब एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में ये एंटर होता है तो फिल्ट्रेशन के प्रोसेस के थ्रू जाता है, पोर्स के थ्रू, फिल्ट्रेशन के प्रोसेस के थ्रू। फिर परमानेंट सेल्स और नॉन रेप्लिकेटर्स आर मायोकार्डियल सेल्स। अब आपको पता है कि हमारे ये जो होते हैं हार्ट के सेल्स होते हैं, इनकी रीजनरेटिव कैपेसिटी नहीं होती है, डिवाइड करने की कैपेसिटी नहीं होती है, ये परमानेंट सेल्स होते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ देयर कैपेसिटीज़ टू डिवाइड हम सेल्स को डिवाइड करते हैं 3 टाइप्स में। उनमें लेबाइल सेल्स होते हैं, स्टेबल सेल्स होते हैं और परमानेंट सेल्स होते हैं। लेबाइल वो होते हैं जो कि कॉन्टीन्यूसली डिवाइड कर रहे होते हैं, उनके अंदर हमारी बोन मैरो है, हमारी गट की एपिथेलियम है, हमारी स्किन है, हमारे हेयर फॉलिकल्स हैं। स्टेबल सेल्स जो हैं वो हमेशा नहीं डिवाइड करते, अगर उनको कोई
मुश्किल पड़ जाए, कोई इंजरी हो जाए या कोई इस तरह का स्टिमुलस आ जाए, फिर वो डिवाइड करते हैं। तो वो कौन से होते हैं? हिपैटोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स। जैसा कि ये जो हमारे लिवर के सेल्स होते हैं, इनकी एक्सेलेंट कैपेसिटी होती है टू डिवाइड। और परमानेंट सेल्स जो होते हैं उनके ऊपर कोई इंजरी हो जाए, कुछ भी हो जाए, वो टस से मस नहीं होंगे, वो डिवाइड नहीं करेंगे। उनके अंदर न्यूरॉन्स होते हैं, स्केलेटल और कार्डियक मसल्स आ जाते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ देयर कैपेसिटी टू डिवाइड, हमने 3 टाइप्स में सेल को डिवाइड किया हुआ है, लेबायल, स्टेबल और परमानेंट। The replacement of the dead cells cannot occur by regeneration in tissues composed of। हाँ जी, कौन से सेल्स ऐसे हैं जिनके अंदर रिप्लेसमेंट नहीं हो रही होती है बाय डिविजन, और रीजनरेशन नहीं हो रही होती? परमानेंट, लेबाइल या स्टेबल में? क्या आप लोगों ने बताना है? जी बिल्कुल, सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट होती है। वेल डन डॉक्टर अनीला, डॉक्टर शाइस्ता, डॉक्टर बख्तावर, अमेजिंग। सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट होती है हमारी गट में और हमारी किडनी में। अकॉर्डिंग टू पोटेंशियल रीजनरेटिव एबिलिटी द ममेलियन सेल्स मोस्टली लाइक आर। तो इसमें ये जो हमारे एपिथेलियल सेल्स होते हैं और जो हमारे ब्लड सेल्स होते हैं, ये लिबाइल होते हैं, लाइक कॉन्टीन्यूसली डिवाइडिंग। ऑल्फैक्टरी नर्व सेल्स रिपेयर और चेंज इन एवरी 2 वीक्स ड्यू टू बेसल सेल्स। फिर हमारे ये जो डॉर्सल रूट गैंग्लिया होते हैं, ये जो हमारी उसमें प्रेजेंट होते हैं हमारी स्पाइनल कॉर्ड के अंदर, इनके अंदर साइनेप्सिस नहीं होते हैं। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैपन ऑन द एक्साइटेटरी साइनेप्स। एक्साइटेटरी साइनेप्स के ऊपर कैल्शियम का इन्फ्लक्स हो रहा होता है थ्रू द लाइगेंड-गेटेड कैल्शियम चैनल्स, रिलीज ऑफ द न्यूरोट्रांसमीटर एट द केमिकल साइनेप्स, एंड CNS इज डिपेंडेंट अपॉन इन्फ्लक्स ऑफ द कैल्शियम इनटू प्री सिनेप्टिक टर्मिनल। CNS में जो मोस्ट न्यूरॉन्स होते हैं उनके साइनेप्सिस होते हैं, और जो साइनेप्सिस होते हैं वहाँ पे न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज हो रहे होते हैं, मोर देन वन। यही साइनेप्स के ऊपर ही रिलीज होते हैं ना, एसिटाइलकोलिन, गाबा वगैरह। फिर अनमाइलिनेटेड नोसिसेप्टिव प्राइमरी afferent fiber synapse directly into one of the following neurons in the spinal cord। तो ये स्पाइनोथैलेमिक न्यूरॉन जो लेमिना 1 होता है उसका, वहाँ पे ये अनमाइलिनेटेड नोसिसेप्टिव फाइबर्स होते हैं जो कि प्रेजेंट होते हैं। फिर उसके बाद ग्रेटर स्प्लैंक्निक नर्व साइनेप्सिस इन सीलिएक गैंग्लियन। अनमाइलिनेटेड हैं तो ये स्पाइनोथैलेमिक न्यूरॉन्स हैं। आपको पता है ना, जो पेन का हमारा फाइबर होता है, एक्सक्रूशिएटिंग पेन, ये लेटरल स्पाइनोथैलेमिक फाइबर ट्रैक के थ्रू हो रही होती है। और उसके कहाँ पे न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं? लेमिना 1 में, लेमिना प्रोप्रिया में। फिर अ मैन वाइल वर्किंग एक्सीडेंटली लैंड्स हिज फुट ऑन अ पॉइंटेड ऑब्जेक्ट एंड इमीडिएटली रिमूव्ड इट। तो ये जो विड्रॉल रिफ्लेक्स होता है, ये हमारा कौन सा होता है? मल्टी साइनेप्टिक रिस्पॉन्स होता है। फिर उसके बाद नर्व कंडक्टिंग वन सेंसेशन मोडालिटी एट अ टाइम, इसको क्या कहते हैं? लेबल्ड लाइन प्रिंसिपल कहते हैं, कि एक नर्व है वो कहती है मैं सिर्फ अपना काम ही करूँगी, मुझे और किसी से कोई सरोकार नहीं है। तो ये लेबल्ड लाइन प्रिंसिपल होता है कि वन नर्व कैरिंग ओनली वन मोडालिटी एट अ टाइम। अंडर माइक्रोस्कोप विच सेल्स शो मेनी डेंड्रिटिक साइनेप्सिस। तो ये जो सेरिबेलर कॉर्टेक्स होते हैं, यहाँ पे बहुत सारे जो है ना साइनेप्सिस होते हैं, डेंड्रिटिक साइनेप्सिस होते हैं। फिर परकंजी सेल बॉडीज आर शेप्ड लाइक फ्लास्क। फ्लास्क शेप सेल बॉडीज़ किसकी होती हैं? और थ्रेड लाइक एक्सटेंशंस किसकी होती हैं? ये हमारे ये जो सेरिबेलर कॉर्टेक्स होते हैं, इसके अंदर परकंजी सेल्स होते हैं जिनकी फ्लास्क शेप सेल बॉडीज़ होती हैं, और इनके मल्टीपल थ्रेड लाइक एक्सटेंशंस होती हैं, डेंड्राइट्स, एंड दीज आर इफरेंट फाइबर्स फ्रॉम द सेरिबेलर कॉर्टेक्स। इफरेंट कौन से होते हैं? जो एग्जिट कर रहे होते हैं। आफ्रेंट कौन से होते हैं? जो एंटर कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ये वाले सारे चीज़ें थी जो कि साइनेप्सिस के हवाले से इम्पॉर्टेंट थी, जो हमारे CNS के अंदर इम्पॉर्टेंट थी। होप सो आज आपको समझ आया हो। आज का हमारा सेल फिजियोलॉजी हमने भागते दौड़ते कुछ थोड़ा बहुत इंटरेक्ट करते अल्हम्दुलिल्लाह ये कंप्लीट कर लिया। कल से हम बाकी चीज़ें करेंगे, और लेक्चर की टाइमिंग सब कुछ आप लोगों को ग्रुप में बता दिया जाएगा। और मेरी तरफ से यही था। आज हम इंशाल्लाह 16 जुलाई आज है, इधर से लेके हम 12 अगस्त तक हमारा ये सेशन होगा, जिसमें हम कोशिश करेंगे कि रफ़ी को अच्छे से रिवाइज़ करें। बाकी जो अल्लाह ताला की मर्ज़ी। ठीक है जी, जज़ाकल्लाह खैर, थैंक्स फॉर योर पेशेंट लिसनिंग, और अल्लाह आपका हामी और नासिर हो, अल्लाह आपको बहुत ज़्यादा कामयाब करे। अल्लाह हाफ़िज़ फ्रॉम माय साइड। अगर किसी के क्वेश्चन हैं, कोई क्यूरीज़ हैं तो मुझे ज़रूर बताइएगा। ग्रुप में भी आप लोग पूछ सकते हैं, पर्सनली भी चाहें तो मैसेज कर सकते हैं, और अगर यहाँ पे कमेंट करना हो तो यू आर मोर देन वेलकम। और एक चीज़ बस आप लोगों से है कि मेरी जो एनर्जी है सारी वो आप लोगों के रिस्पॉन्सेज से आ रही होती है, इसलिए आप लोग जो है ना रिस्पॉन्ड ज़रूर किया करें ड्यूरिंग द लेक्चर। और कोई चीज़ नहीं भी समझ आती है, जो चीज़ है हम उसको उसके अकॉर्डिंग अमेंड कर सकते हैं, तो मुझे बताया ज़रूर करें कि
आप लोगों को समझ आ रही हैं चीज़ें, क्लियर हो रही हैं, कोई एम्बिग्विटी है, कोई सवाल है, क्योंकि ये नॉर्मल मीट के लेक्चर्स की तरह का नहीं होता। वो चीज़ मैं हमेशा मिस कर रही होती हूँ कि आप लोग खुद अनम्यूट करके नहीं बोल सकते, आप लोगों ने कमेंट्स में ही बताना होता है जो भी बताना होता है, तो इसलिए कमेंट ज़रूर किया करें और बाकी रिएक्ट भी किया करें, ताकि एक क्लास के अंदर एक एक्टिव पार्टिसिपेशन शो होती रहे। मुझे आप लोगों की तरफ से फीडबैक आता है, मैं ज़्यादा एनर्जेटिकली पढ़ाती हूँ। ठीक है जी, थैंक यू सो मच। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।